मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे। तीसरा लेसन जो है हमारा पूरा हो गया है। आज अध्ययन करेंगे लेसन 4 की। लेसन 4 जो है इसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में हमने तीसरे लेसन में पढ़ा कि जो डाल्टन थे इन्होंने एक परमाणु सिद्धांत दिया और इस परमाणु सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है ये अविभाज्य कण होता है। क्या होता है? अविभाज्य कण, यानी कि इसके दो भाग नहीं किए जा सकते। ये बात हमने पढ़ी थी तीसरे लेसन में। डाल्टन ने कहा था, परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु सिद्धांत में ये बात कही कि परमाणु अविभाज्य कण होता है। इसके बाद में ये पता लगा कि जो परमाणु होता है इस परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, जिसे मैं ई नेगेटिव के द्वारा शॉर्ट में लिखूंगा, ई नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं ये उपस्थित होते हैं। अब अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पी से दर्शा रहा हूँ, पी उपस्थित होते हैं तो यानी कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य नहीं हो सकता। अविभाज्य नहीं हो सकता। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जो परमाणु है उसके अविभाज्य का नहीं होना बताया गया। यानी कि डाल्टन का जो सिद्धांत है यहाँ पे अमान्य हो गया, यानी खंडित हो गया। डाल्टन के सिद्धांतों का खंडन हो गया जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं? परमाणु के अंदर उपस्थित होते हैं। अब क्या हुआ है कि वैज्ञानिकों में होड़ लगी कि जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ये परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं, परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं। इनकी जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अलग अलग परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए, जिनमें उन्होंने अपने तरीके से ये बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं। सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए उनका नाम था थॉमसन। किताब में थॉमसन लिखा हुआ है, वैसे थॉमसन बोल देते हैं इनको, एक ही बात है। थॉमसन या इनको थॉमसन भी कह सकते हैं, का परमाणु मॉडल। थॉमसन जो है इन्होंने परमाणु मॉडल दिया कि परमाणु के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो इन्होंने इसका उदाहरण दिया क्रिसमस केक का। क्रिसमस जो केक है, इस केक के अंदर जो ये गोलाकार केक का भाग होता है, इसने थॉमसन ने ये कहा कि ये धनावेशित गोला होता है। क्या होता है? धनावेशित गोला। और जिस प्रकार से इस केक में जिस प्रकार से सूखे मेवे होते हैं उस प्रकार से इसमें क्या धसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। दोबारा सुनिएगा, इसकी कल्पना हमें तरबूज से कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि तरबूज जो होता है इसमें जो लाल भाग होता है खाने वाला, वो लाल भाग जो होता है वो तो क्या होता है? प्रोटॉन होता है। जो परमाणु है वो धनावेशित गोला है, ये धनावेशित गोला है, यानी तरबूज का जो आकार है बाहर से वो धनावेशित गोला है। इसके अंदर जो लाल भाग है ये प्रोटॉन है और इसके अंदर जो बीज होते हैं, जो बीज होते हैं तरबूज के अंदर, ये जो बीज हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है। यानी इस प्रकार से क्रिसमस केक का उदाहरण देके थॉमसन ने ये कहा कि जो परमाणु होता है ये एक धनावेशित गोला होता है और इस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं। ऋणात्मक और धनावेशित आवेश जो होता है ये परमाणु में समान होता है, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस आधार पर थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु होता है ये कैसा होता है? उदासीन होता है। इस पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो होती है इसमें वो क्या होती है?
समान होती है। तो ये हमने बात की थॉमसन के परमाणु मॉडल की। थॉमसन के परमाणु के मॉडल के पश्चात एक अन्य वैज्ञानिक जिनका नाम था रदरफोर्ड ने भी अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से परमाणु में होते हैं, पाए जाते हैं, इनके जानने की इच्छा इनकी बढ़ी और इन्होंने एक प्रयोग किया। इन्होंने एक सोने की पन्नी ली। क्या ली? सोने की पन्नी। इस सोने की पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कणों की बौछार। अल्फा कण क्या होते हैं तो आप बताएंगे। अल्फा जो कण होते हैं ये हीलियम कण होते हैं। द्विआवेशित क्या होते हैं? हीलियम कण होते हैं। हीलियम के कण होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान कितना होता है? 4 म्यू होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यानी कि तीव्र गति से चलते हैं तो इनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है तीव्र गति से चलने के लिए, इसलिए इन्होंने अल्फा कणों को चुना। अब हम बात करें सोने की पन्नी को प्रयोग में क्यों चुना, तो सोने की जो पन्नी होती है ये बहुत पतली होती है और इन्हें बहुत पतली परत ही चाहिए थी। तो सोने की पन्नी बहुत पतली परत होती है। सोने की यह जो पन्नी है ये 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, यानी कि इसमें 1000 परमाणु उपस्थित हैं। इस प्रकार से 1000 परमाणुओं के बराबर क्या थी? ये मोटी थी। मतलब इतनी ही मोटी थी ये परत की इसमें 1000 परमाणु हों। अब क्या होता है कि जो प्रयोग कर रहे थे रदरफोर्ड, इनका ये अनुमान था, इन्होंने पहले अनुमान लगाया प्रयोग करने से पहले इन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो अल्फा कण होंगे, ये जो अल्फा कण है, ये अल्फा कण क्या होंगे? इस सोने की पन्नी से विक्षेपित होंगे। विक्षेपित का मतलब होगा कि कोई इससे टकरा कर ये अल्फा कण जो होंगे ये इधर उधर गमन कर जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हीलियम जो कण है ये क्या है? हीलियम कण जो है, अल्फा कण जो है, ये अल्फा कण सोने के जो परमाणु है या प्रोटॉन जो है उस प्रोटॉन से क्या है? भारी है। तो ये क्या होंगे? इससे टकरा कर प्रोटॉन से या धनावेशित भाग से टकरा कर क्या हो जाएंगे? विक्षेपित हो जाएंगे। विक्षेपित का मतलब इससे टकरा के ये इधर उधर चले जाएंगे। तो इस प्रकार इनका अनुमान पहले ये था कि अल्फा कण जो है ये सोने की पन्नी से क्या होंगे? विक्षेपित होंगे और इनके अधिक विक्षेपण की इनको आशा नहीं थी कि बहुत ज़्यादा विक्षेपित हो जाएंगे, ज़्यादा विक्षेपण होगा। इन्होंने सोचा था हल्का सा विक्षेपण होगा, जो अल्फा कण होंगे वो इधर उधर निकल जाएंगे। लेकिन जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया तो प्रयोग करने के पश्चात जो परिणाम मिले वो परिणाम क्या थे? वो बहुत ही विपरीत थे। इन्होंने जब प्रयोग किया अल्फा कणों की बौछार की तो कुछ कण तो क्या हुए? इधर उधर विक्षेपित हो गए, लेकिन एक कण क्या हुआ? इससे टकरा कर वापिस 180 डिग्री के कोण पे वापिस आ गया। यानी कि 10,000 कणों में से एक कण, 10,000 कणों में से एक जो कण है वो क्या हो गया? 180 डिग्री के कोण पर वापिस आ गया। ये आश्चर्यजनक बात थी। अब ये जो प्रयोग हुआ, इस प्रयोग के परिणाम क्या थे? तो प्रयोग के परिणाम ये थे कि जो तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण थे ये सोने की पन्नी से क्या हुए? सीधे निकल गए थे। क्या निकल गए थे? सीधे निकल गए थे, यानी विक्षेपित नहीं हुए थे, सीधे निकल गए। दूसरी बात करें
तो कुछ अल्फा कण जो थे ये बहुत ही छोटे कोण से क्या हुए, विक्षेपित हुए, बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। इसके बाद में क्या हुआ कि इन 10,000 कणों में से एक कण क्या आ गया, एक कण वापस आ गया। तो इस प्रकार से जो परिणाम है वो क्या हुए, हमें प्राप्त हुए। जो एक कण वापस आया, ये एक कण वापस आश्चर्यजनक बात थी, वापस नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक टिश्यू पेपर पे एक तोप का गोला डाला है और वो तोप का गोला इस टिश्यू से टकरा के वापस आ गया हो, तो ऐसी बात नहीं हो सकती। इसलिए ये जो एक कण वापस आया ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड थे, इन्होंने निष्कर्ष निकाले कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ये जो निष्कर्ष थे ये थे कि परमाणु जो होता है इसका भीतरी भाग क्या होता है, खाली होता है। जो रदरफोर्ड थे इन्होंने कहा कि जो परमाणु है इसके भीतर का भाग खाली है, इसीलिए इसमें से जो परमाणु जो अल्फा कण थे वो क्या हो गए थे, सीधे निकल गए थे। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि परमाणु में जो धनावेशित भाग है, धनावेशित जो भाग है ये बहुत ही कम है। और कम इसलिए है क्योंकि बहुत कम कोण से क्या हुए थे, जो अल्फा कण थे वो विक्षेपित हुए थे, बहुत कम कोण से विक्षेपित हुए, इसलिए कहा जा सकता है कि धनावेशित भाग भी क्या है, उसमें बहुत कम है। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि जो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए जो कण 180 डिग्री पे वापस आ गए थे, उससे यह संकेत मिलता है कि जो सोने का परमाणु होते हैं उनमें पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत ही कम आयतन में सीमित होता है। यानी कि बहुत कम आयतन में क्या था, धनावेशित भाग था। ये धनावेशित भाग जो था, ये धनावेशित भाग इस परमाणु में बहुत कम आयतन में था, जिसे टकरा के वो जो कण था अल्फा कण वो वापिस आया था। तो धनावेशित भाग जो होता है बहुत कम आयतन में होता है और बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे वो कण जो है विक्षेपित बहुत कम कोण से हुए थे। ये कुछ निष्कर्ष निकाले रदरफोर्ड ने। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि इन सारे आंकड़ों के प्राप्त होने के बाद में जो रदरफोर्ड है इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो बीच वाला भाग हो जाता है, जो धनावेशित भाग होता है, वो नाभिक होता है और इस नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो इस परमाणु की त्रिज्या से क्या होती है, छोटी होती है। परमाणु की त्रिज्या से क्या होती है, कम होती है। जो धनावेशित भाग है ये परमाणु है, इस परमाणु में धनावेशित भाग है, इसकी जो त्रिज्या है ये इस परमाणु की त्रिज्या से क्या है, छोटी है या कम है। तो लास्ट में निष्कर्ष रदरफोर्ड ने ये निकाला कि परमाणु जो होता है इसमें जो धनावेशित भाग है, नाभिक है, इसमें जो त्रिज्या है इसकी ये परमाणु की त्रिज्या से क्या है, कम है। परमाणु जो है इसने फिर नाभिक के ऊपर 2-4 बातें बताई। जो रदरफोर्ड हैं इन्होंने कहा, इन्होंने एक परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया। इस परमाणु के नाभिकीय मॉडल की बात करते हैं। परमाणु का नाभिकीय मॉडल, परमाणु के नाभिकीय मॉडल में जो रदरफोर्ड है इन्होंने कुछ बातें बताई। पहली बात ये कही कि जो परमाणु का केंद्र होता है, यानी कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो केंद्र जो होता है ये धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, नाभिक कह सकते हैं। एक परमाणु का जो लगभग द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान इसी नाभिक में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। वर्तुलाकार स्थिति में, वर्तुलाकार स्थिति में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने आखिर में ये कहा कि नाभिक का जो आकार होता है ये परमाणु से क्या होता है, कम होता है। आकार जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। नाभिक का आकार, नाभिक छोटा दिखाई दे रहा है आपको, नाभिक का जो आकार है ये परमाणु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। ये तीसरी बात इन्होंने कही। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो रदरफोर्ड है, इस रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या रही, परमाणु मॉडल की
कमियां। तो रदरफोर्ड जो थे वो कुछ बात साबित नहीं कर पाए थे परमाणु मॉडल के संबंध में। वो बातें क्या थी कि इन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो अगर ये चक्कर लगाते रहते हैं तो परमाणु जो है इसका स्थायी होना क्या है, स्थायी नहीं हो पाता। अगर ये चक्कर लगाते रहेंगे तो परमाणु स्थायी नहीं होगा। स्थायी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो ये क्या होंगे, त्वरित होंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे तो ये क्या करेंगे, ऊर्जा को निकालेंगे। ऊर्जा क्या करेंगे, विकिरित करेंगे। विकिरित का मतलब अपने अंदर से, जैसे ये घूमता जाएगा इसमें से ऊर्जा निकलती जाएगी। जैसे कि आप सपोज कर सकते हैं कि आप एक ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो आप थकते जाएंगे, आपसे ऊर्जा बाहर निकलती जाएगी, ऊर्जा विकिरित होती जाएगी। ऊर्जा अगर विकिरित होती जाएगी तो आप धीरे धीरे थकते जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता जाएगा तो इससे ऊर्जा निकलती जाएगी, और ऊर्जा निकलती जाएगी तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, और कम होते होते ये नाभिक से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो नाभिक से अगर ये टकरा जाएगा तो परमाणु क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या परमाणु जो होगा वो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। और परमाणु क्या होता है, हमेशा स्थायी होता है। तो परमाणु स्थायी होता है, लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार क्या हो गया, अस्थायी हो गया। तो ये इसकी क्या रही, कमी रही मॉडल की। ये इस कमी को नहीं स्पष्ट कर सका कि किस प्रकार से जो परमाणु होता है वो अस्थायी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, स्थायी होता है। इससे ऊर्जा जो विकिरित होगी उस विकिरण के बाद में ये नाभिक से नहीं टकराएगा। तो क्यों नहीं टकराएगा, इसका जवाब जो रदरफोर्ड है वो नहीं दे सके, जिसके कारण इनका परमाणु मॉडल जो है उसमें कुछ कमियां रह गई। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे